गाइस अब हम शुरू करने जा रहे हैं सात धातु पार्ट 3 हाउस का आयुष्कामिया अध्याय का पार्ट 3 यहाँ पे शुरू होने जा रहा है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे सात धातुओं के मल। तो सात धातुओं के मल ये आपको रटने हैं। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई रस धातु का क्या मल होता है, तो ऐसे करके ये आप देख सकते हैं। रस का मल होता है कफ, रक्त का मल होता है पित्त, मांस का मल होता है कान नाक आदि छिद्रों में जो मल है वह मांस का मल होता है। मेद का मल होता है श्वेत, जो पसीना होता है वह मेद का मल होता है। अस्थि का मल होता है नख तथा रोम, रोम का मतलब होता है बाल, नख मतलब नाखून। मज्जा त्वचागत स्नेह, त्वचागत स्नेह मतलब जो स्नेह यहाँ पे चिकनापन जो हमें हमारी त्वचा पे मिलता है वो मज्जा। नेत्र तथा तथा एवं मल का स्नेह है, ठीक है। मज्जा नेत्रों में से जो पानी निकलता है वह भी मज्जा का ही मल होता है। और जो शुक्र का मल होता है वह ओजस होता है। ओजस के बारे में आप क्रिया शरीर में भी पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं रसों का वर्णन। रस सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं, जबकि मॉडर्न में सिर्फ 3। मॉडर्न में मेरे को आइडिया नहीं है कितने रस बताए गए हैं, बट आयुर्वेद से कम ही रस बताए गए हैं मॉडर्न में। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मधुर, मीठा। अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब नमकीन, तिक्त मतलब नीम तथा चिरायता वाला, नीम जैसा होता है, तिक्त उसे बोलते हैं। कटु मतलब काली मिर्च जैसा जो स्वाद आता है वो कटु होता है। कटु मतलब कह सकते हैं कि मिर्चीला भी बोल सकते हैं एक बार को। कषाय मतलब कशैला, कशैला जो होता है कड़वा सा जो होता है, ठीक है, उसे हरितकी नाम का जो द्रव्य होता है वो कषाय रस युक्त होता है। और इसमें जो सबसे बलवर्धक होता है वह मधुर रस होता है। कौन सा होता है? मधुर रस। आप इसे ऐसे याद करिएगा कि मधुर अमल लवण कटु तिक्त कसाय। मैंने यहाँ पे तिक्त कटु कसाय लिखा है, लेकिन आपको करना है कटु तिक्त कसाय। अब हम करते हैं रसों का वात आदि पर प्रभाव। तो देखिए, ये आप याद कर सकते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि कटु तिक्त कसाय, कटु तिक्त कसाय जो ये हैं, ये वात दोष को उत्पन्न करते हैं। आप इसे ऐसे कर सकते हैं, कटी कसम वात को बढ़ाती है। ये यहाँ पे ट्रिक है, कटी कसम वात को बढ़ाती है। मधुर अमल लवण वात को शांत करते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि माल जो है, माल वात को शांत करता है। कटु अमल लवण पित्त दोष को उत्पन्न करते हैं। तो काल जो है, काल काल पित्त को उत्पन्न करता है, काल पित्त को उत्पन्न करता है। का से कटु, आ से अम्ल, ला से लवण। मधुर तिक्त कषाय पित्त दोष को शांत करते हैं। मधुर तिक्त कषाय जो होते हैं वो पित्त दोष को शांत करते हैं। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, कस्ती में कस्ती में पित्त दोष को शांत करते हैं। फिर अगर हम बात करें कटु अमल लवण कफ को उत्पन्न करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, काल वात को, काल जो होता है वो पित्त दोष को उत्पन्न करता है। कटु अमल लवण वो कफ को भी उत्पन्न करते हैं। जो कफ और पित्त को होते हैं वो सेम लोग उत्पन्न करते हैं। कटु तिक्त कषाय ये कफ को शांत करते हैं। जो वात को उत्पन्न कर रहा है वो कफ को शांत करेगा, सीधी बात है। तो कटु तिक्त कषाय जो होते हैं वो वात को वात को उत्पन्न करते हैं और कफ को शांत करते हैं। अब बात करते हैं द्रव्यों का वर्णन। तो द्रव्य हमारे में 3 बताए गए हैं। द्रव्यों विधि भेद से अगर 3 प्रकार के हैं, एक है समनम, कोपनम, स्वस्थहितम, द्रव्यमिति त्रिधा। इसका मतलब है जो समनम द्रव्य है वो वात आदि को शांत करता है। जो भी शांत कर रहा है उसे समन कहते हैं, कि समन मतलब कम करना, शांत करना उस दोष को, तो उसको कहते हैं समनम। कोपनम मतलब उसको कुपित कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। स्वस्थ हित मतलब स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य को बनाए रखने वाला, कि भाई ना ही बढ़ा रहा है ना ही घटा रहा है, तो उसे स्वस्थ हित बोलेंगे। तो 3 तरह के वर्णन है विधि भेद से, समन, कोपन और स्वस्थ हित। अब बात करते हैं हम वीर्य का। वीर्य 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण तथा शीत। और अष्टविध वीर्य का भी वर्णन किया गया है, सुश्रुत ने भी इसे स्वीकार किया है। तो अष्टविध वीर्य मृदु वीर्य, तीक्ष्ण वीर्य, गुरु वीर्य, लघु वीर्य, स्निग्ध वीर्य, रुक्ष वीर्य, उष्ण वीर्य, शीत वीर्य। वायु जो है इसमें वो अणुष्ण शीत होती है, बाकी सभी पदार्थ जो हैं उष्ण अथवा शीत होते हैं।
ठीक है, मैंने वायु में आपको पहले भी बताया था, वायु अणुष्ण शीत होती है, वह ठंडे में ठंडा, गर्म में गर्म, तो अणुष्ण शीत कहते हैं उसे। ना ही ठंडी है और ना ही गर्म। लेकिन बाकी सब जो पदार्थ हैं वो या तो गर्म होंगे या ठंडे होंगे, या तो उष्ण होंगे या शीत होंगे। ये अष्टविध वीर्य हैं, ये पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मेनली सिर्फ दो ही वीर्य पता होने चाहिए, जो है उष्ण तथा शीत। फिर विपाक का वर्णन है। विपाक का आप अर्थ ऐसे समझिए कि जब हम कोई खाना खा रहे हैं तो जो शुरू में टेस्ट आता है उसे बोलते हैं रस, ये इसका रस क्या है। और जो एंड में उसका प्रभाव हम पे पड़ रहा है किसी भी प्रकार से, हमारे कहते हैं कि आहार के पचने पर 200 एवं 200 एवं 700 धातु की 200 धातुओं पर जो प्रभाव पड़ रहा है उस उस द्रव्य का, तो उस द्रव्य का विपाक बोलते हैं। विपाक का ज्ञान जो होता है वो कर्म की समाप्ति होने पर होता है। जैसे ने कोई चीज खा ली, वो पच गया, उसका ज्ञान तब होगा। विपाक का ज्ञान आहार के पचने पर 200 एवं धातुओं की वृद्धि अथवा क्षीणता रूपी लक्षणों से जाना जाता है। आपने सोचो, आपने खाया, आम खाया, आम मधुर लगा आपको, ठीक है। आप आम आपको मधुर लगा, और आम खाने के बाद पहले तो मधुर लगा आपको, फिर आपने आम खा लिया, पच गया, फिर आपको उससे बल महसूस हुआ, और बलवर्धक कौन सा है? मधुर। तो वो मधुर उसका रस हुआ और विपाक भी उसका मधुर हो गया। जो एंड में भी उसकी जो उसने लक्षण दिखाए, उसने किसकी वृद्धि कर दी हमारे अंदर? उसने हमारी जो एनर्जी है उसकी वृद्धि कर दी। तो हमें पता चला कि बलवर्धक कौन सा होता है? वो मधुर मधुर होता है, और इसलिए मतलब मधुर विपाक हुआ उसका। और वीर्य का ज्ञान जीभ के स्पर्श से लेकर शरीर में रहने तक होता है, ठीक है। मधुर विपाक दो होते हैं, मधुर तथा लवण। लवण रस का जो भी वो होगा, विपाक होगा, वो मधुर विपाक होगा। अम्ल विपाक अम्ल का होगा। कटु विपाक तिक्त कटु कषाय, इन तीनों रसों में से किसी का भी होता है वो कटु विपाक होता है। वृद्धि तथा क्षय की बात करते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पदार्थ में भी मिलेगा, संहिता में भी मिलेगा। सर्वदा सर्वभवानाम सामान्य वृद्धि कारणम हाश हेतु विशिष्ट, मतलब जैसा आप खाएंगे, समान चीज खाएंगे तो उसकी वृद्धि होती है, और अगर उल्टी चीज खाएंगे तो उसका हीनता होती है। दोष रस आदि धातुओं तथा मलों दोष रस आदि धातुओं तथा मलों के समान गुण धर्म वाले पदार्थों का सेवन करने से उनकी वृद्धि होती है, और उनके विपरीत गुण वाले पदार्थ का सेवन करने से उनका क्षय होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रोग एवं आरोग्य के कारण। तो देखिए, रोग एवं आरोग्य के कारण आपको देखने को मिलेंगे तीन। एक तो काल, एक अर्थ और एक कर्म। तो काल, अर्थ और कर्म के हीन योग मतलब कम हो गए, मिथ्या योग मतलब बीच में है, अति योग मतलब बढ़ गए हैं, से रोग होते हैं। और इनके समयोग से रोग नहीं होते हैं। अगर काल, अर्थ और कम समा ठीक हैं, उनमें ना ही हीन और मिथ्या योग नहीं है, तो कोई रोग आपको नहीं होगा। काल तीन तरीके के होते हैं। एक तो ठंडा, मतलब ठंड हो रही है। एक होता है शीत, मतलब ठंडा। एक होता है उष्ण, और एक होता है वर्षा काल। अर्थ मतलब स्रोत आदि इंद्रियों द्वारा जिन जिन विषयों का ग्रहण किया जाता है, उन्हीं को इस प्रकरण में अर्थ कहा गया है। जो भी हम बाहर से ले रहे हैं, ठीक है, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वह सब अर्थ में आ जाता है। कर्म हमारा होता है वाणी, मन तथा शरीर की प्रवृत्ति या चेष्टा का नाम कर्म है, ठीक है। हम कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, हमारा मन क्या सोच रहा है, इससे मानसिक बीमारियां होती हैं, तो ये कर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। रोगों के दो भेद होते हैं। अब रोगों के भेदों के बारे में बात करते हैं। सामान्य रूप से रोग दो प्रकार के होते हैं। एक तो निज। निज मतलब जो भीतरी दोषों की विषमता से होते हैं, मतलब खुद ही रोग बन गया, ठीक है। मतलब आपने आपके आपकी वात की वृद्धि हो गई, और वात की वृद्धि से आपको आम वात हो गया, या कोई भी वात वृद्धि वाली आपको बीमारी हो गई, उसे बोलते हैं निज रोग। मतलब जो आपके भीतरी दोष की विषमता के कारण हुआ। फिर आता है आगंतुज, जो बाहरी कारणों से होते हैं। जो भी बाहरी कारणों से रोग होते हैं उसे आगंतुज रोग कहते हैं। जैसे आपने अपने चोट मार ली, कहीं गिर गए, ठीक है, तो वो बाहरी कारणों से रोग हुआ, या फिर आपको इंजरी हो गई, या फिर कोई आपने उल्टा सीधा खा लिया, उसकी वजह से जो हो गया वह आगंतुज रोग है। रोगों के अधिष्ठान, तो रोगों के दो अधिष्ठान होते हैं। देखो, रोग या तो शरीर पे होगा, ठीक है, काय, और एक होगा मन में, ठीक है, या तो काय में होगा या मन में होगा।
और मानसिक दोषों का परिचय। ठीक है, देखो मानसिक रोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो रजस और एक तमस गुण की वजह से होते हैं। जो मानसिक रोग जो होते हैं वो रजगुण और तम गुण की वजह से होते हैं। देखिए, रजस का रजस और तमस का परस्पर संबंध, रजस और तमस का परस्पर अनुबंध तमस होना निश्चित ही है, क्योंकि तमस रजस से बिना प्रवृत्त ही नहीं होता। मतलब अगर तमोगुण तभी आएगा तुम में जब तुम्हारे अंदर रजोगुण होगा। तमोगुण तब, अगर तमोगुण आपके अंदर है तो रजोगुण है ही है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है आचार्य, ये कहना चाह रहे हैं कि तम गुण तभी आएगा आपके अंदर अगर आपके अंदर रजगुण है। तो रजगुण पहली सीढ़ी होगी, उसके बाद ही आपके अंदर तम गुण आएगा। रोगी की परीक्षा, ये आपका 10 नंबर में इसके बाद हम आपको चतुष्पाद पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले रोगी की परीक्षा, ये आपको इसके श्लोक भी याद करना पड़ेगा। श्लोक है इसका, दर्शन स्पर्शन प्रसन्ने परीक्षेत ता चा रोगिणाम। आप परीक्षा कैसे करेंगे रोगी की? एक तो दर्शन से देख के आप बताएंगे कि हाँ भाई उसकी आंख पीली है तो उसे जॉन्डिस हो सकता है। स्पर्शन से आप बताएंगे, अगर उसकी नाड़ी पकड़ के आपको गर्म महसूस हो रहा है तो आप कहेंगे इसे ज्वर हो रहा है, फीवर हो रहा है। प्रश्न पूछ के कि हाँ भाई तुम्हें मल कैसा आ रहा है, पतला आ रहा है, मोटा आ रहा है। तो मल के बारे में अगर हम पूछ रहे हैं और वो कह रहा है कि मुझे मोटा पतला आ रहा है, या फिर वो कहा उसने कहा कि मेरे को खून देखने को मिला है अपनी मल में, तो आप कह सकते हैं कि उसे बवासीर हो गई है, या फिर अगर वो कह रहा है पतला मल है तो डायरिया हो गया। तो ये तीनों रोगी की परीक्षा में आते हैं। रोगी की परीक्षा में रसनेन्द्रिय का ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है एआईपीजीटी के निर्भर से। रसनेन्द्रिय का प्रतिनिधि यंत्र है सैक्रोमीटर। सैक्रोमीटर से क्या पता चलता है? मधुमेह की, डायबिटीज के रोगी में मूत्र की शर्करा नापी जाती है। मूत्र में कितनी शुगर है, मूत्र में शुगर नापने के लिए जो यंत्र यूज करा जाता है मॉडर्न में, उसे सैक्रोमीटर बोलते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा। रोगी की परीक्षा करने के लिए क्या क्या हमें देखना चाहिए? तो निदान, जो पैथोलॉजी होती है, पूर्व रूप कि भाई पहले कैसे था और कितना बिगड़ गया, लक्षण हमें देखने होते हैं, उपशय देखना होता है, संप्राप्ति। ये 5 चीजें रोगी की परीक्षा के लिए देखना पड़ता है। अब देश भेदों का हम वर्णन करेंगे। देश भेदों का वर्णन करते हुए मतलब देश कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं भूमि देश और एक होते हैं देह देश। एक भूमि देश मतलब जो बाहर का देश है हमारा, वही वो भूमि देश है। एक हमारा देह देश है, जो हमारा देह है वो हमारा देह देश है, जो पूरी देह है उसे देह देश बोला गया है। तो अब भूमि देश का वर्णन करते हुए आचार्य ने 3 देश बताए हैं, जांगल देश, आनूप देश और साधारण देश। जांगल देश से अगर हम बात करें तो रूखा सूखा मरुस्थल, मतलब राजस्थान जैसी जगह, बीकानेर जैसी जगह, जैसलमेर जैसी जगह, ये सब जंगल देश में आ जाती है। और यहाँ पे पित्तज, रक्तज एवं वातज रोग अधिक होते हैं। यहाँ पे कौन कौन से रोग होते हैं? सारे रोग पाए जाते हैं। पित्तज, रक्तज एवं वातज। कफज रोग यहाँ पे पाए नहीं जाते, क्योंकि कफ कफ का रोग क्या कहते हैं, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होता है। और यहाँ पे वातज रोग ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा बहती है रात में और सुबह में गर्म गर्म हवाएं बहती हैं। आनूप देश जो होता है वो विपुल जल तथा पर्वतों से युक्त देश, जैसे आसाम, आसाम, ब्रह्मा तथा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब अनूप देश में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे कफ दोष ज़्यादा होते हैं, कफ रोग ज़्यादा होते हैं, कफज रोग जो होते हैं। साधारण देश की अगर हम बात करें तो साधारण देश वात आदि दोषों में सम रहते हैं। यहाँ पे जो दोष रहते हैं वो सम रहते हैं, और ये सारे दोष कहते हैं जहाँ उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ये सब साधारण देश में आ जाते हैं। काल के भेद, देखिए काल के भेद भी बताए हैं। तो काल क्या है? काल को एक क्षण और रोग की अवस्था, ये दो बताए हैं। क्षण मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ मॉर्निंग, ये मॉर्निंग का क्षण है, ये इवनिंग का क्षण है। प्रातः काल और सायकाल को डिवाइड करने के लिए क्षण बताया गया है। फिर है रोग की अवस्था बताने के लिए, एक होती है आमा अवस्था, एक होती है जीर्ण अवस्था। आमा अवस्था मतलब नया नया रोग हुआ, जीर्ण अवस्था मतलब बहुत पुराना रोग हो गया है। आमा अवस्था मतलब अभी नया नया रोग हुआ है, और जीर्ण अवस्था
पुराना योग हो गया है। लव 36 निमेष का समय, जो 36 निमेष हैं उनके, अगर 36 निमेष मिलके एक लव बनता है। त्रुटि, त्रुटि मतलब 2 क्षण या 2 क्षण, 2 क्षण को मतलब पूरे दिन को हम त्रुटि बोल सकते हैं। मुहूर्त मतलब 12 क्षण या 48 मिनट। याम मतलब 3 घंटे, 3 घंटों को अगर हम बोलेंगे भाई 3 घंटे हो गए मतलब याम हो गया है। अहोरात्र मतलब 24 घंटे, अहोरात्र मतलब 24 घंटे। पक्ष मतलब 14 दिन। कहते हैं ना कि ये अमावस्या पक्ष है, ये पूर्णिमा पक्ष है, तो मतलब हर 15 दिन बाद, हर 14 से 15 दिन बाद चंद्रमा क्या कहते हैं एक चक्कर लगाता है पृथ्वी के, तो उसमें उसका वो पहले अंधेरा होता रहता है, उसके बाद उजाले में पूरा ग्लो होने लगता है, तो उसे पक्ष बोलते हैं। मास मतलब 30 दिन, ये आपको पता ही होगा। ऋतु मतलब 2 मास के समूह को ऋतु बोलते हैं। अथन मतलब 6 महीने के समय को अयन बोलते हैं, अयन, अथन नहीं अयन। और 1 वर्ष को मतलब 12 मास का वक्त भी बोल सकते हैं। तो ये काल के अलग अलग प्रकार बताए हैं। देखिए, प्रातःकाल, प्रातःकाल वमन कारक औषधि योग, प्रातःकाल में वमन कारक औषधि योग को बताया गया है। मध्य में विरेचन को, मध्य में विरेचन को कुछ समय रुककर बस्ती करनी चाहिए। ठीक है, मतलब दोपहर या शाम के वक्त बस्ती का समय होता है। औषध के 2 भेद, औषध के भेद, औषध के भेद 2 बताए गए हैं। एक तो शोधन औषधि बताई गई है और एक समन औषधि बताई गई है। शोधन औषधि है वमन विरेचन दोषों को निकालना, मतलब जो शोधन है मतलब पूरी तरीके से बाहर निकाल देना। ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे अंदर वात है उसको पूरी तरीके से बाहर निकाल रहे हैं, तो वो शोधन औषधि होती है, शोधन कर्म होता है। और अगर हम समन की बात करें, उबड़े हुए वात आदि को, दोष को शांत करने का उपचार, मतलब जो बढ़ गया है वात को, उसने आपको बाहर नहीं निकाला, आपने उसको कम ही कर दिया शरीर के अंदर, तो उसे बोलते हैं समन।